हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम हॉब्स जो कि 16वीं 17वीं सदी का इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर था के सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधी विचारों को जान चुके हैं। आज हम हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों और उसके योगदान को जानेंगे। ये हॉब्स के चिंतन से रिलेटेड हमारे सिलेबस के अगले टॉपिक्स हैं। हम जानते हैं कि हॉब्स ने सामाजिक समझौते से अर्थात व्यक्तियों के द्वारा अपने लिए अपनी रक्षा के लिए राज्य का उदय बताया है, मतलब समझौते से राज्य का उदय बताया है। और इसीलिए तार्किक रूप से उसका मानना था कि व्यक्ति की रक्षा के लिए बिना तलवार के अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। मतलब जो संस्था व्यक्तियों की रक्षा के लिए ही बनाई गई है, मतलब राज्य को व्यक्तियों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया है, और यदि वह ही शक्तिहीन होगा तो वह अपना कोई कार्य नहीं सही से कर पाएगा, अपना कोई कर्तव्य नहीं निभा पाएगा। इसलिए उसका सशक्त होना जरूरी है। इसलिए हॉब्स अपने समझौते से एक ऐसे संप्रभु का उदय होना बताता है जो सर्वोच्च सत्ता संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश ही कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है, जिसे असीमित अधिकार प्राप्त हैं। हॉब्स का मानना है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे उसके आदेश ईश्वरीय या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। यहाँ हम स्क्रीन पे देख रहे हैं हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार, जिन्हें हम आज जानने जा रहे हैं। ये हमने टाइटल डाला हुआ है और साथ में ये भी इससे डिस्कस हो जाएगा कि हॉब्स के चिंतन में कौन से निरंकुशतावादी और कौन से व्यक्तिवादी तत्व हैं। ये दोनों अपोजिट चीजें, निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद, पर इन दोनों ही तत्वों की भरमार हमें हॉब्स के चिंतन में मिलती है। हम यहाँ स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर हमने लिखा है कि हॉब्स के चिंतन की एक बड़ी विशेषता है उसका निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत, मतलब एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड सोवरेनिटी का सिद्धांत। हॉब्स के पूर्व बोधा हुए हैं। बोधा नाम के एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक, जिन्हें संप्रभुता संबंधी उनके विचारों के लिए ही जाना जाता है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है, ने संप्रभुता को, मतलब बोधा ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति बताया था, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। पर फिर भी बोधा संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून और कुछ अन्य सीमाएं फिर भी मानते थे। पर हॉब्स ने संप्रभुता को बोधा के द्वारा लगाई गई सीमाओं से भी मुक्त कर दिया, उससे भी आगे चल करके संप्रभु को इतना शक्ति संपन्न बना दिया, और एक ऐसे संप्रभु जिसको हम जानते हैं कि उसने लेवायथन का नाम दिया था, की कल्पना की, जिसकी विशेषताएं हम यहाँ देख रहे हैं। कुछ पॉइंट्स में हमने विशेषताएं लिखी हैं यहाँ पर। सबसे पहली विशेषता जो हॉब्स के संप्रभु की दिखाई देती है या हॉब्स की संप्रभुता की दिखाई देती है कि उसने संप्रभुता को असीमित रूप से शक्तिशाली बनाया है। ये हमने लिखा है संप्रभु शक्ति असीमित, पहला बिंदु जो हमने यहाँ लिखा है। यहाँ हम पहले बिंदु को देख रहे हैं, संप्रभु शक्ति असीमित। हॉब्स मानता है कि संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता होती है उसकी असीमितता। संप्रभुताधारी व्यक्ति किसी भी कानून से बाध्य नहीं होगा, वो ईश्वरीय और प्राकृतिक सभी अगर वो कानून लोग मानते हैं तो वो उनसे ऊपर होता है, और राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र होते हैं और वो उन सबसे ऊपर है। अगर उसके ऊपर कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, एक प्रकार से संप्रभु या संप्रभुता जो उसकी शक्ति है वो पूरी तरह से असीमित और निरंकुश है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, वो अनियंत्रित है, ऐसा हॉब्स का मानना था। दूसरा बिंदु हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समस्त कानूनों का स्रोत। हॉब्स ये हमने अभी इस पहले पॉइंट में भी साथ में जिक्र कर दिया था कि हॉब्स संप्रभु को समस्त कानूनों का स्रोत मानता है। उसकी नज़र में ईश्वरीय
या प्राकृतिक कानून नहीं होते, उसकी आज्ञा ही कानून होती है और ये सभी प्रजाजन के लिए मान्य होते हैं और उसके पास ही अंतिम शक्ति होती है कानून निर्माण करने की, और वो ही सभी प्रकार के कानूनों का व्याख्याता भी होता है। उनकी व्याख्या वही कर सकता है, अन्य कोई नहीं। उसका मानना था, उसने डेफिनेशन भी दी कि कानून संप्रभु का आदेश है और राज्य के आदेशों के अतिरिक्त और कोई भी तरह का कानून के रूप में मान्य नहीं हो सकता। केवल संप्रभु की आज्ञा ही कानून के रूप में महत्वपूर्ण होती है। तीसरी विशेषता संप्रभुता संबंधी विचारों की हॉब्स की दिखाई देती है। उसने जो बताया संप्रभुता को उसने न्याय का स्रोत भी बताया, और ये एक हॉब्स की एक विशेषता थी। इसके लिए उसको माना जाता है कि उसने न्याय का स्रोत भी, जिसको पहले से इस तरह से नहीं, परंपरा नहीं थी इस तरह से मानने की, पर हॉब्स ने संप्रभु को ही न्याय का एकमात्र स्रोत माना और कानूनों के आधार पर ही न्याय दिया जाता है। और वो कानून क्योंकि संप्रभु के आदेश होते हैं, इसलिए समस्त न्याय का स्रोत भी हॉब्स संप्रभु को ही मानता है। चौथी विशेषता संप्रभुता संबंधी विचारों की जो हॉब्स में दिखाई देती है कि वो समस्त प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत होता है। ये हॉब्स ने माना कि वही सारी प्रशासनिक मतलब कार्यकारी शक्तियों का स्रोत होता है, वही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनको कार्यों का विभाजन करता है, और समस्त अधिकारी जिस शक्तियों का उपभोग करते हैं वो उन्हीं के द्वारा, संप्रभु के द्वारा ही दी हुई शक्तियां होती हैं, वो उसी की शक्तियों का उपयोग कर रहे होते हैं उनके बिहाफ पर। पांचवी विशेषता संप्रभु शक्ति की कि आत्मरक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारों का स्रोत होता है। मतलब हॉब्स का मानना था कि संप्रभुता समस्त अधिकारों का स्रोत होता है। समस्त जनता को, समस्त प्रजाजनों को जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं उनका एकमात्र स्रोत संप्रभु ही होता है। सारे अधिकार संप्रभु में ही निहित होते हैं और लोगों को वही अधिकार दिए जा सकते हैं जिसके लिए राज्य अलाउ करता है या राज्य उन्हें प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार नहीं हो सकते। इसकी संप्रभु के विरुद्ध और किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। हाँ, एक ये बहुत बड़ी बात है हॉब्स की कि सारे अधिकारों का स्रोत मानते हुए भी हॉब्स एक अपवाद स्वीकार करता है, और वो है व्यक्ति के आत्म संरक्षण का अधिकार या आत्म सुरक्षा का अधिकार। इसका वॉयलेशन करने के लिए वो संप्रभु को या राज्य को निषिद्ध करता है। मतलब यहाँ एकमात्र एक ऐसी चीज है जहाँ व्यक्ति राज्य के विरुद्ध जा सकता है, क्योंकि आत्म सुरक्षा के लिए या आत्मरक्षा के लिए ही व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है। तो क्योंकि एकमात्र जो राज्य को बनाने की जरूरत थी वो आत्मरक्षा थी, तो उसका कम से कम राज्य को उसका वायोलेशन करने का हक या उसको निरुद्ध करने का हक, उसको उस पर बंधन लगाने का हक या उसको समाप्त कर देने का हक, उस राइट को राज्य को नहीं दिया जा सकता। पर आत्मरक्षा के अतिरिक्त जो भी अधिकार हैं वो वही होंगे जिन्हें राज्य या संप्रभु प्रदान करेगा। छठी विशेषता हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों की कि वो संप्रभु को ही युद्ध और शांति का निर्णायक मानता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में यहाँ भी हॉब्स का कुछ चिंतन दिखाई देता है, और वो कहता है कि संप्रभु राष्ट्र ही समस्त प्रकार के जो उससे रिलेटेड हैं युद्ध और शांति का निर्णायक होता है। उसके मामले में अन्य किसी का दखल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। यहाँ भी वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की असीमितता की बात करता है। वही दूसरे राज्यों के साथ युद्ध, शांति या समझौते का डिसीजन लेता है और अपनी इच्छा के अनुसार सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ये उसका राइट होता है। तो ये और इसके अलावा सातवीं विशेषता संप्रभुता की कि यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संप्रभुता अविभाज्य और अदेय होती है, ऐसा हॉब्स मानता है।
संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य और अदेय होती है। संप्रभुता की किसी भी गुण को, संप्रभुता की किसी भी बात को अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और ना ही किसी को भागीदार बनाया जा सकता है। इसको मतलब दिया नहीं जा सकता, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये एक होती है और अदेय होती है, इसको बांटा नहीं जा सकता। आठवीं बात, संप्रभु शक्ति की विशेषता जो हॉब्स बताता है कि ये सर्वव्यापक होती है। सर्वव्यापक मतलब सभी जो राज्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति या जो भी समुदाय या जो भी संस्थाएं आती हैं, वो सभी के सभी इस संप्रभु के क्षेत्राधिकार में नेचुरली समाहित होते हैं। वो इसके विरुद्ध होने का या इसके बाहर होने का दावा नहीं कर सकते। संप्रभुता सर्वव्यापक होती है, वो सभी व्यक्तियों और सभी समुदायों पर स्वाभाविक रूप से व्याप्त होती है। नवी विशेषता जो संप्रभुता की हॉब्स ने बताई, सर्वोच्चता, कि वो सबसे ऊपर होता है सभी समुदायों से, सभी संस्थाओं से, यहाँ तक कि चर्च से भी। मतलब ये वो युग था जब चर्च से मुक्त होने के प्रयास चल रहे थे, तो हॉब्स ने भी क्लियरली कहा, मैकियावेली ने भी कहा था, हॉब्स ने भी कहा कि राज्य चर्च से ऊपर है। राज्य की संप्रभु शक्ति अन्य किसी भी समुदाय की शक्ति से, अन्य किसी भी संस्था की शक्ति से, चर्च की शक्ति से भी ऊपर है। 10वीं विशेषता संप्रभुता की जो हॉब्स ने गिनाई कि वो संपत्ति का सृष्टा और नियामक होता है। यहाँ हॉब्स बोधा से अलग दिखाई देता है। हॉब्स संपत्ति के अधिकार को भी राज्य के द्वारा ही प्रदत्त मानता है, जबकि बोधा संपत्ति के अधिकार को व्यक्तियों का अधिकार मानता था और इसके लिए वो राज्य को इसमें दखल देने से निषिद्ध करता था। बट हॉब्स संपत्ति का सृष्टा भी राज्य को ही मानता है, संप्रभु को ही मानता है, और उसका नियामक भी, उसका नियंता भी, उसका नियंत्रक भी राज्य को ही मानता है। वो कभी भी संपत्ति को ले सकता है, छीन सकता है या किसी को प्रदान कर सकता है। तो यहाँ हम ये 10 विशेषताएं कुल मिलाकर के अब तक देख चुके हैं हॉब्स की संप्रभुता संबंधी विचारों की। तो हमें कुल मिलाकर के हॉब्स एक पूरी तरह से सुस्पष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन करता हुआ दिखाई देता है, जो अभी वर्तमान में जो भी विशेषताएं हमें संप्रभुता की या हम पढ़ते हैं या गिनाते हैं या जानते हैं उसके बारे में, वो सभी हॉब्स ने उस टाइम पे गिनाई थी। तो ये कंट्रीब्यूशन भी माना जाता है हॉब्स का कि उसने संप्रभुता के सिद्धांत की उस तरह से व्याख्या की जिस तरह से वर्तमान समय में की जाती है। उसकी वही विशेषताएं उस समय भी उसने बताई जो अभी बताई जाती हैं। अब हम लोग एक बात और हॉब्स में देखना चाहेंगे कि हॉब्स को बहुत निरंकुशतावादी विचारक माना जाता है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं, पर फिर भी अल्टीमेटली जिस विचारधारा की तरफ उसके सारा चिंतन उन्मुख दिखाई देता है वो व्यक्तिवाद है, जो निरंकुशतावाद से एकदम विपरीत है, एकदम उलट है। और उसके चिंतन में, जैसे डनिंग भी कहते हैं, डनिंग नाम के विद्वान कहते हैं, हम स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, डनिंग कहते हैं कि हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। उसके तो हम यहाँ कुछ बिंदुओं में उसके चिंतन में जो भी व्यक्तिवादी तत्व दिखाई देते हैं उनको देख लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा, पहले तो हमें व्यक्तिवादी विचारधारा क्लियर होनी चाहिए कि व्यक्तिवाद क्या होता है। ये वो विचारधारा जो व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देती है राज्य की तुलना में, व्यक्ति को के स्वतंत्रता को, व्यक्ति की महत्ता को, उसके विवेक को प्रश्रय देती है। तो यहाँ पहली बात जो हमें दिखाई दे रही है हॉब्स के चिंतन में, जो बहुत बड़ा व्यक्तिवादी तत्व दिखाई दे रहा है कि हॉब्स राज्य को एक मानव निर्मित अर्थात एक कृत्रिम संस्था मानता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तिवादी तत्व है कि राज्य कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको व्यक्तियों ने रचा है, उसको व्यक्तियों ने बनाया है। तो राज्य इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि व्यक्तियों को इतनी इम्पोर्टेंस देना, उसको इतना महत्वपूर्ण मानना कि उसने राज्य को बनाया है। तो ये राज्य की तुलना में व्यक्ति को महत्ता देने वाली बात हमें हॉब्स के चिंतन में दिखाई देती है।
दूसरी बात, एक बहुत बड़ा व्यक्तिवादी तत्व उसके चिंतन में दिखाई दिया है अब तक हमने जितना पढ़ा उसके चिंतन को, कि उसने व्यक्तियों को आत्म संरक्षण का अधिकार दिया है। मतलब ये कहते हुए भी कि सारे अधिकारों का स्रोत संप्रभु है या राज्य है, उसने आत्म संरक्षण के अधिकार को व्यक्ति के पास ही रखा, उसको नहीं उसने सौंपने दिया। तो यहाँ हम देखते हैं हॉब्स ने ये कहा भी कि जनता, या हम यहाँ स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि हॉब्स के शब्दों में जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें जनता को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह संप्रभु की ऐसी आज्ञा का पालन ना करे जिसमें उसे अपने आप को मारने, घायल करने या अंगभंग करने का आदेश हो। तो ये अधिकार कि राज्य के विरुद्ध जाया जा सकता है बस यदि राज्य उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यक्तिवादी तत्व है। तीसरी बात जो दिखाई देती है हॉब्स के चिंतन में व्यक्तिवादी तत्व, कि उसने मानव स्वभाव की जो व्याख्या की वो व्यक्तिवाद के अनुरूप थी। उसने व्यक्ति को स्वतंत्र और अपने आप का ध्यान रखने वाला सिद्ध किया, बजाय कि वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है या वो ऐसा प्राणी है जो अपने वजूद को समर्पित कर देता है राज्य के लिए। तो उसने बताया कि व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो अहम केंद्रित है, वो कॉम्पिटिटिव है, वो मिलजुल करके रहना नहीं चाहता है और उसके लिए अपना समर्पण भी नहीं करना चाहता है। तो ये मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने भावनाओं को इम्पोर्टेंस देना, ये अपने आप में व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ तत्व है। तो हॉब्स ने जो व्याख्या की मानव स्वभाव की वो व्यक्तिवाद के अनुरूप हमें दिखाई देती है। चौथी बात जो उसके चिंतन में व्यक्तिवादी तत्व दिखाई देता है कि राज्य, ये वैसे उससे जुड़ी हुई चीज है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य, क्योंकि बनाया ही व्यक्ति ने है राज्य को अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो राज्य को बनाया गया है किस लिए? अपने काम के लिए। तो वो एक माध्यम है, वो एक साधन है। और किस लिए बनाया है? व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, व्यक्ति का कल्याण करने के लिए, व्यक्तियों के लिए। तो व्यक्ति एक साध्य है, वो लक्ष्य है जहाँ तक राज्य को पहुँचना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हॉब्स को एक बड़ा व्यक्तिवादी सिद्ध करने के लिए। पांचवी बात उसके चिंतन में जो व्यक्तिवादी तत्व दिखाई देता है कि वो राज्य के कार्य जब गिनाता है, ये हमने पॉइंट लिखा है, पांचवा पॉइंट, राज्य के कार्यों की निषेधात्मक अवधारणा, कि वो राज्य को जो कार्य सौंपता है वो बहुत बढ़ चढ़ कर सौंपता हुआ दिखाई नहीं देता और वो थोड़े से कम कार्य सौंपता हुआ, जो अहस्तक्षेप वादी वहाँ पर हॉब्स ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसे कार्य सौंपता हुआ वो राज्य को दिखाई देता है। जैसे हॉब्स कहता है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन, व्यवसाय आदि चुनने और अपनी इच्छा के अनुकूल बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में उसने हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया था, तो जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो हॉब्स को व्यक्तिवादी सिद्ध कर सकती हैं। जैसे वेपर या हम यहाँ भी कोट कर रहे हैं हम वेपर को, वो कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स, जो प्रायः निरंकुश शासनवादी माना जाता है, शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि वो भले ही बहुत ज़्यादा निरंकुशतावादी या बहुत ज़्यादा सर्वोच्च और असीमित संप्रभुता का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है, पर अल्टीमेटली उसके चिंतन का जो सुर है वो व्यक्तिवादी है। मतलब एक बहुत बड़ी बात कि उसने, क्योंकि राज्य को व्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित बनाया है, तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो उसको व्यक्तिवादी सिद्ध करती है। अब हम इससे आगे चल करके लास्ट में बहुत संक्षेप में राजनीतिक चिंतन में हॉब्स के योगदान को भी देख लेते हैं। हॉब्स को बहुत आलोचित किया जाता है
और उसको सभी तरह के, सभी पक्षों के, सभी विचारधाराओं के लोग आलोचित करते हैं। निरंकुश राजतंत्रवादी भी आलोचित करते हैं। हालांकि उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, पर क्योंकि उसके चिंतन में बहुत सारा व्यक्तिवाद बिखरा पड़ा है, तो उसको निरंकुश राजतंत्रवादी भी आलोचित करते हैं, व्यक्तिवादी भी आलोचित करते हैं, क्योंकि उसमें दोनों तरह के विचार हमको भी दिखाई दिए। संसद समर्थक भी उसकी आलोचना करते हैं। धार्मिक विचारक, जो उस समय राज्य और चर्च का, क्योंकि आपस में विरोध चलता रहता था, तो संसद समर्थक भी हॉब्स के विरुद्ध बोलते हुए दिखाई देते हैं। कभी धार्मिक विचारक भी, कभी मनोवैज्ञानिक भी हॉब्स की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि आगे आने वाले सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी जो विचारक थे, लॉक और रूसो, वो भी हॉब्स की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। हॉब्स को मानव स्वभाव के एक पक्षीय चित्रण के लिए आलोचित किया जाता है। प्राकृतिक अवस्था के अतिरंजित चित्रण के लिए भी आलोचित किया जाता है। उसके सामाजिक समझौते को अविश्वसनीय और काल्पनिक कहकर नकारा जाता है। वो राज्य को स्वार्थ पर आधारित संस्था मानता है, जिसको व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, तो इसको लेकर के भी उसकी आलोचना की जाती है। वो जनता से आंख बंद कर कानून पालन की अपेक्षा करता है, तो इसके लिए भी उसको आलोचित किया जाता है। पर फिर भी मैक्सी कहते हैं कि इतनी सारी आलोचनाओं के बाद भी मैक्सी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न किए, उनमें हॉब्स महानतम है। और न सिर्फ मैक्सी बल्कि बहुत सारे दूसरे विद्वानों ने भी हॉब्स को एक बहुत ऊपर का स्थान दिया है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। और हॉब्स के कंट्रीब्यूशन को निश्चित रूप से राजनीतिक चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण स्वीकारा जाता है, उसकी देन को याद किया जाता है। तो हम बहुत कुछ एक बिंदुओं में, हालांकि हम काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, इनको हम शॉर्ट में करके देखते हैं। कि पहले पॉइंट में हमने लिखा है कि एक निरपेक्ष और असीम प्रभुसत्ता का जो उसने सिद्धांत, जिसको हम आज देख चुके हैं, का उसने स्पष्ट विवरण दिया, उसको बहुत क्लियरली डिफाइन किया और उस तरह से संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की जिस तरह से आज की जाती है। मतलब संभवतः आज भी वही विशेषताएं गिनाई जाती हैं जो हॉब्स ने गिनाई थी। दूसरा कंट्रीब्यूशन कि उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। एक तरह से मतलब पूरी तरह से उसका मौलिक सिद्धांत तो नहीं कहा जा सकता। सामाजिक समझौता सिद्धांत का विचार तो पहले से मौजूद था, पर उसको तार्किक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का, मतलब एक सिद्धांत के रूप में पेश करने का श्रेय जरूर हॉब्स को दिया जाता है। इससे पहले जो सिद्धांत प्रचलित थे राज्य की उत्पत्ति के, वो दैवी सिद्धांत प्रचलित था, और दूसरे जो थोड़े से कम तार्किक सिद्धांत थे वो प्रचलित थे। बट हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को एक सिद्धांत की तरह पेश किया राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। ये उसका एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तीसरा कंट्रीब्यूशन व्यक्तिवाद को लेकर के, कि उसके चिंतन में व्यक्तिवाद टूट टूट कर भरा हुआ है, जो एक आधुनिक विचारधारा है जिसके ऊपर लोकतंत्र टिका हुआ है, जो सबसे मॉडर्न विचारधारा मानी जाती है। और हॉब्स ने माना, ये हम जानते हैं, हम जिक्र कर चुके हैं कि उसके चिंतन में व्यक्तिवाद तो होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसने राज्य को ही व्यक्तियों के द्वारा निर्मित माना है। राज्य को उसने व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए डिवोटेड माना है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चौथी बात जिसके लिए हॉब्स को याद किया जाता है या उसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है, कि उसने न्याय की पुरानी मान्यता का खंडन किया, और उसने कहा कि न्याय की रचना विधि के द्वारा या कानून के द्वारा ही होती है, और कानून का स्रोत संप्रभु या राज्य की आज्ञा होती है। तो ये जो प्रचलित धारणाएं थी, पुरानी जो धारणाएं थी, उसका उसने खंडन किया। ये उसको लगा कि सिस्टम को चलाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पांचवी बात कि उसने माना राजसत्ता सर्वोपरि है और उसके आदेशों का पालन नागरिकों के लिए अनिवार्य है। छठी बात हॉब्स के चिंतन में, कि राजनीतिक चिंतन में उसने तार्किकता और वैज्ञानिकता का समावेश किया। ये हम पहले भी शुरू के वीडियोस में देख चुके हैं कि उसने जो पद्धति अपनाई थी, अध्ययन पद्धति, उसे वैज्ञानिक भौतिकवाद का नाम दिया जाता है। उसने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचुरता से प्रयोग करके राजनीतिक
सिद्धांतों में स्पष्टता और तार्किकता भरने की कोशिश की। तो वैज्ञानिकता का समावेश करने का श्रेय हॉब्स को दिया जाता है। पहले अरस्तू ने इस तरह से कोशिश की थी और उसके बाद में फिर हॉब्स का ही नाम लिया जाता है राजनीति विज्ञान को ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने के प्रयासों की ओर। तो ये हम हॉब्स का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसका व्यक्तिवाद को लेकर के और उसके प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत को लेकर के हम मान सकते हैं। थैंक यू सो मच।